जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 के एमसीक्यूज़। जैसा कि आपने देखा प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं यूनिट 1 के 10, कभी 20, कभी 15 ऐसे करके हमने उसके एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। आज हम उस एमसीक्यूज़ को पूरा 100 करेंगे और 80 तक हम लोग कर चुके हैं, 80 तक, और 81 से लेके 100 तक पूरा करेंगे। देन वी विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट सेकेंड यूनिट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। तो चलिए आज हम लोग करते हैं डिस्कस। आज हमारा पहला 80वां क्वेश्चन है, आज का पहला, और टोटल सीरीज़ का 81 क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ या बायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू? तो उसको आप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है। नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है। और अगर हम माय जर्नी की बात करेंगे तो माय जर्नी किसी की बायोग्राफी नहीं है, बट ये बुक है एपीजे कलाम सर की, एपीजे कलाम साहब की। कलाम साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है विंग्स ऑन फायर। विंग्स ऑन फायर। लीडर, किसी भी इंडियन लीडर की बायोग्राफी नहीं है। लीडर एक बुक है जिसे अमेरिका में लिखा गया बाय मैनी राइटर्स ऑफ दैट टाइम, एक्सपेक्टेड नियर अबाउट 18 to 19th century। टुवर्ड्स फ्रीडम इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ JL नेहरू। ये नेहरू की ऑटोबायोग्राफी है, जवाहरलाल नेहरू की। टुवर्ड्स फ्रीडम, आज़ादी की ओर, उसका हिंदी अनुवाद होगा आज़ादी की ओर। ठीक, देखिए जो वर्ल्ड के जो फेमस लीडर हैं या इंडिया के जो फेमस लीडर हैं, हमें उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी की बायोग्राफी बहुत सारे लोगों ने लिखी है। महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसे कहते हैं माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एक बहुत फेमस अमेरिकी पत्रकार हैं फिशर, लुई फिशर, उन्होंने महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखी है। दीनानाथ मंगेशकर ने भी महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखी है। तो महात्मा गांधी की बायोग्राफी के लिए दीनानाथ मंगेशकर को जाना जाता है, फिशर को जाना जाता है, और फिशर के अलावा महात्मा गांधी ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसे माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भारत में बहुत सारे कार्य किए और एक आंदोलन को दिशा दी। उनमें से एक ऐसा कार्य भी महात्मा गांधी का बहुत सराहनीय था, जब महात्मा गांधी ये कहते हैं कि इस देश में आधी आबादी का ही अधिकार नहीं है, आधी आबादी का ही जिम्मेदारी नहीं है कि आज़ादी का आंदोलन लड़े। इसलिए उन्होंने बड़ी संख्या में असहयोग आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं का आह्वान किया, और महिलाओं और बच्चों ने बड़ी संख्या में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया, और आंदोलन को एक बृहद जनमानस का समर्थन प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं भारत के जिनको 1930 में टाइम मैगज़ीन द्वारा, जो अमेरिका से पब्लिश होती है, उसमें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। अभी तक महात्मा गांधी के बाद से लेकर के वर्तमान समय तक किसी भी इंडियन को, ना महात्मा गांधी से पहले या ना महात्मा गांधी के बाद, पर्सन ऑफ द ईयर कभी भी टाइम मैगजीन से नहीं चुना गया है। तो वन ऑफ द लीजेंडरी पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया महात्मा गांधी। और ये जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी को लोग कहते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया। आप देखिए जो नोबेल लॉरिएट्स हैं वो महात्मा गांधी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वाइल महात्मा गांधी डिडंट गेट नोबेल प्राइज़। महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन वे दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं जो 5 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेटेड हुए। तो 5 बार इस व्यक्ति को वैश्विक स्तर पर इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करना, टिल हिज डेथ बाय द 1948 तक उनका नाम 5 बार नोबेल प्राइज़ के लिए जा चुका था। और 1948 में उनके लिए नोबेल प्राइज़ ऑलमोस्ट उनको दिया जाना था, लेकिन इससे पहले उनकी डेथ हो गई। और अकॉर्डिंग टू नोबेल प्राइज़ कमेटी ये पोस्टफॉर्मसली किसी को नहीं दिया जाता है, इसलिए महात्मा गांधी उसको नहीं ले पाए, उनको नहीं मिल सका ये पुरस्कार। और वो ऐसे व्यक्ति हैं इंडिया के जिनके 70 से अधिक देशों में स्टैच्यूज़ लगे हुए हैं।
उनकी आइडियोलॉजी को दुनिया में लोग फॉलो करते हैं। और जब भारत में कोई भी बड़ा एक सम्मेलन होता है, कोई बड़ा सेमिनार होता है जिसमें वर्ल्ड के डेलीगेट्स आते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि वो महात्मा गांधी की समाधि पर ना जाएं। अभी हाल ही में G20 हुआ था भारत में, तो दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देशों के लोग उस महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर सर झुकाते हैं। तो महात्मा गांधी से बड़ा उनका नाम है। गांधीज्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइडियोलॉजी दैट इज़ बीइंग फॉलोड इन एंटायर वर्ल्ड इन एनी फॉर्म। और लोग कहते हैं कि वे गांधी के देश से आए हैं, वे गांधी के देश से जा रहे हैं, गांधी के देश से आए हैं। तो गांधी जी अपनी इस देश पर अमिट छाप छोड़ चुके हैं। किसी भी व्यक्ति के कहने से या किसी और के कहने से गांधी का ऑरा कम नहीं होगा, ये आप समझिए। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत को बंदी गृह की संज्ञा किसने दी? संपूर्ण भारत को बंदी गृह। देखिए, जब कांग्रेस ये सारे आंदोलन लड़ रही थी कांग्रेस, उसी समय कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट नेता भी थे जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे, और वो उससे ज़्यादा राशनली काम करना चाहते थे, तेज़ी से काम करना चाहते थे। ऐसे थे चित्तरंजन दास। उन्होंने कांग्रेस से ही नाखुश होकर के 1923 में 1 जनवरी को एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी। एक स्वराज दल बनाया या स्वराज पार्टी बनाई, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी इंक्लूड थे, चित्तरंजन दास भी इंक्लूड थे। ये पार्टी क्यों बनाई गई? पार्टी इसलिए बनाई गई, 1920 में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन आंदोलन चलाया और आंदोलन बहुत अच्छा चला, पूरे देश में आंदोलन बहुत अच्छा चला कि लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि ये आंदोलन पूरा का पूरा अहिंसक होगा, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी इसमें। लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया में, गोरखपुर में आंदोलनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे एक सिपाहियों की जल करके डेथ हो गई। और जब महात्मा गांधी को ये खबर मिली तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बंद करने का निश्चय लिया। और महात्मा गांधी को इस आंदोलन को बंद करने का निश्चय बहुत लोगों द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया। उनमें से सबसे पहले आते थे मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने कहा अगर दक्षिण भारत में कुछ हो रहा है तो उत्तर भारत में उसकी प्रतिक्रिया ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि उत्तर भारत में कुछ हो रहा है तो दक्षिण भारत में उसकी प्रतिक्रिया ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि देवरिया के छोटे से गांव में घटना हुई है, उसके लिए पूरा आंदोलन बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छा डिसीजन नहीं होगा। ये सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया, चित्तरंजन दास ने भी क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन गांधी ने ये कहा कि मेरा साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए। वो जो कहते थे कि मैं कभी भी गलत साधनों से अपने साध्य की प्राप्ति नहीं करूँगा, गलत साधनों से, दोनों ही पवित्र होने चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमारा साधन कैसा भी हो, साधन डजंट मैटर, मीन्स डजंट मैटर बट एंड्स मैटर। और वो कहते थे कि जो साध्य है वो पवित्र होना चाहिए। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, जहाँ वो कहते हैं कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होंगे, और सुभाष चंद्र कहते हैं कि मेरा साध्य होना चाहिए, मैं किसी भी साधन से प्राप्त करूं। ये अंतर है। भारत में जितने भी विचारधाराएं हैं उनमें सबसे बड़ा अंतर यही है। जैसे हमारे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर थे, इन सब लोगों के विचारधारा में एक बेसिक चीज़ सुनाई देती है कि इनका लक्ष्य था आज़ादी प्राप्त करना। महात्मा गांधी का भी लक्ष्य आज़ादी प्राप्त करना ही था, लेकिन महात्मा गांधी उस आज़ादी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी गलत तरीका नहीं अख्तियार करना चाहते थे। लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने हिंसा को स्वीकार क्यों नहीं किया, हिंसा जल्दी हमको आज़ादी दिला सकती थी। महात्मा गांधी ने ये कहा, उनका एक वक्तव्य है जो आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, और वो ये हमेशा ही कहा करते थे कि ब्रिटिशर्स हमको इसीलिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमने उनके जो वो चाहते थे वो हमने कभी नहीं किया, वो थी हिंसा। यदि हम हिंसा करते तो वो हिंसा का जवाब हिंसा से ही देते, और अगर दोनों ही हिंसक हो जाते तो निश्चित ही उनके पास सेनाएं थी, उनके पास वेपन्स थे, वो हमसे ज़्यादा बड़ी हिंसा का अनुपालन करके हमारी हिंसा को समाप्त कर सकते थे। और हिंसा को हिंसा से समाप्त करके मानवता नहीं लाई जा सकती है। तो उन्होंने ये कहा कि हम अहिंसा का पालन करेंगे, जिस कारण से हम जो वो चाहते हैं हिंसा करना, हम वो कभी नहीं करेंगे। और यही हुआ अंततः। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा।
ये हैं गांधी। गांधीत्व का, गांधीवाद का मतलब ही ये है कि इन एनी सर्कमस्टेंसेस यू हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। तो जैसे ही यहाँ पर ये बात आई, महात्मा गांधी इस आंदोलन को बंद कर दिया, तो कांग्रेस से कुछ लोग नाराज हो गए, जिनमें से एक थे CR दास, चितरंजन दास। इन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई और उसका नाम रखा स्वराज दल। 1923 के चुनाव में स्वराज दल ने काफ़ी सीटें प्राप्त की और सरकार के साथ यह बैठने लगी सेंटर ऑफ चैम्बर में। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? देखिए, कांग्रेस जनरल स्टडी में हमेशा ही ज्वलंत विषय रहा है। इसमें बहुत सारे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और अधिकांश लोगों को पता भी है। पहला है, कांग्रेस कब बनाया गया? तो ये उत्तर सबको पता है। कहाँ बनाया गया? ऑलमोस्ट ये उत्तर भी सबको पता है। बॉम्बे में बनाया गया। बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत जो कॉलेज था, उसके सभागार में इसको घोषणा की गई कि हम कांग्रेस की घोषणा करते हैं। प्रश्न पूछा है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता आज़ादी के बाद। देखिए, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, तो उसको WC बनर्जी ने प्रिसाइड किया था। आज़ादी से पहले 1942 में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे मौलाना आज़ाद साहब, और वो तब से लेकर के आज़ादी तक रहे भी। आज़ादी में इसका एक विशेष सत्र बुलाया गया, सेशन नहीं हुआ, स्पेशल सेशन हुआ, जिसे कृपलानी जी ने प्रिसाइड किया। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पहला बुलाया गया वो जयपुर में बुलाया गया, जयपुर में, और इसको प्रिसाइड किया पट्टाभी सीतारमैया ने। पट्टाभी सीतारमैया ने इसको प्रिसाइड किया, और उनके बाद फिर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 2-3 वर्षों तक प्रिसाइड किया कांग्रेस को। उसके बाद UN पुरुषोत्तम दास टंडन आए, उसके बाद UN ढेबर आए 1960s में। तो इस तरह से कांग्रेस में आज़ादी के बाद जो पहला सेशन होता है 1948 में, कहाँ हुआ? जयपुर में। प्रेसिडेंट कौन है? पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने इसको प्रिसाइड किया। कांग्रेस में महिलाएं भी पूछी जाती हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 1917 में पहली महिला, 1928 में पहली इंडियन, और 1933 में सेकंड। फर्स्ट कैलकाटा, और सेकंड 1925 का कानपुर, और 33 का कैलकाटा। ईस्ट कलकत्ता में कौन है? एनी बेसेंट। 1925 में कौन है? सरोजनी नायडू। 1933 में कौन है? नलिनी सेनगुप्ता। ठीक, तो ये आज़ादी से पहले कांग्रेस में 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की है। कांग्रेस का एकमात्र सेशन, वन एंड ओनली सेशन विच वाज कॉल्ड एट विलेज, गांव में बुलाया गया, वो था सेशन जिसको कहते थे इलाहाबाद के पास फैजपुर में। ये कांग्रेस का एकमात्र सेशन है जो फैजपुर में गांव में हुआ। महात्मा गांधी की अगर बात करेंगे तो उन्होंने केवल 1924 में कांग्रेस के बेलगांव सेशन में कांग्रेस को प्रिसाइड किया है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो उन्होंने 1938 और 1939 में कांग्रेस के 2 सेशन कंटिन्यूस प्रिसाइड किए हैं। 1938 में वो हरिपुरा में थे, 1939 में वो त्रिपुरा में थे। त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने गए तो उनका महात्मा गांधी के साथ डिस्प्यूट हुआ और उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंसी को गिव अप कर दिया और उसको छोड़ दिया। तो जब वो छोड़ दी गई तो उस सेशन को पूरा कंप्लीट किया था राजेंद्र प्रसाद ने, उसको पूरा किया था राजेंद्र प्रसाद ने। और अगर आप यहाँ की भी बात करेंगे 1933 की, तो इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो चुने गए थे MM मालवीय, मदन मोहन मालवीय, लेकिन इसको प्रिसाइड किया था नलिनी सेनगुप्ता ने, नलिनी सेनगुप्ता ने। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा, सबसे विशाल मंदिर कहाँ पर है? भारत मंदिरों की स्थली है, विच इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। पहले इनकी लोकेशन देखते हैं। तिरुपति टेम्पल आंध्र प्रदेश में है, जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है,
और श्रीरंगम मंदिर तमिलनाडु में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डाइटीज ऑफ दीज। तिरुपति की हम बात करेंगे तो ये विष्णु, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ को ही डेडिकेटेड है। सोमनाथ लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ये लॉर्ड विष्णु को है, ये लॉर्ड जगन्नाथ को है और ये लॉर्ड विष्णु को है। ठीक, तो इसका उत्तर होगा श्रीरंगम टेम्पल। ये तमिलनाडु में है और ये इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट मंदिरों में से एक है, सबसे बड़ा मंदिर है। इसके बाद के जो मंदिर हैं वे भी हिंदू मंदिर हैं, जैसे अंकोर वाट में मंदिर बना हुआ कंबोडिया में, वो इससे बड़ा मंदिर है, लेकिन वो इंडिया में नहीं है। तो भारत में सबसे बड़ा मंदिर श्रीरंगम टेम्पल है जो तमिलनाडु में बना हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को प्रारंभ से अंत की ओर व्यवस्थित कीजिए। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री की इंसिडेंट है, तो इसमें आपको थोड़ी सी डेट और घटना याद होना चाहिए। हमको पूछा गया है प्लासी का युद्ध के बारे में, तो सबसे पहले देखते हैं प्लासी का युद्ध। ये हुआ है 1757 में। फिर है फर्स्ट एंग्लो मराठा, फर्स्ट एंग्लो मराठा हुआ है 1775 में। फिर है फर्स्ट एंग्लो मैसूर, ये होता है 1767 में। फिर आता है फर्स्ट कर्नाटक, ये है 1746 में। अब इसमें पूछा क्या गया है, हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा हुआ। चलिए देखते हैं। अब ये हमको युद्ध मिल गए हैं सारे के सारे, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, फर्स्ट कर्नाटक वार 1746। तो ये फोर्थ वाला है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, तो ये होगा प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी कहाँ है, फर्स्ट नंबर पर, तो 4 के बाद 2। इसके बाद हमको दिखाई देगा तो फर्स्ट मैसूर, मैसूर कहाँ पर है, मैसूर थर्ड पे है, तो इसका क्या होगा 413। और उसके बाद आएगा 2 एंग्लो मराठा, तो इसका आंसर होगा डी 4132। पहले कर्नाटक फर्स्ट, कर्नाटक फर्स्ट के बाद बैटल ऑफ प्लासी, देन बैटल ऑफ मैसूर, देन बैटल ऑफ एंग्लो मराठा। ये हमको हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इनके इंसिडेंट्स पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ हुए, कैसे हुए। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है, सबसे बड़ा किला कौन सा है। इंडिया हैज़ सो मैनी थाउजेंड ऑफ फोर्ट्स, इनमें देखेंगे सबसे बड़ा किला है। जैसे एक किला है ग्वालियर में, इसको जिब्राल्टर कहा जाता है, इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिब्राल्टर, बिकॉज ऑफ इट्स स्टैटिक लोकेशन। ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली इसकी स्टैटिक लोकेशन ऐसे सेंटर पर है कि इसको पार किए बिना ना तो हम नॉर्थ से साउथ जा सकते हैं, ना साउथ से नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट, ये हमको बीच में क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ इट्स स्टैटिक लोकेशन इट इज़ कॉल्ड जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, इसलिए इसे भारत का जिब्राल्टर कहते हैं। जैसे कि आप वर्ल्ड में अगर ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो जिब्राल्टर स्ट्रेट को आपको पार करना ही पड़ेगा। रणथंबोर राजस्थान, चित्तौड़गढ़ राजस्थान और कलिंजर यूपी में बना हुआ है। भारत में जितने भी किले हैं उनमें सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जो मेवाड़ के किले के नाम से उदयपुर किले के माना जाता है, और जिसे कहते हैं चित्तौड़गढ़ का किला। ये भारत के किलों में सबसे बड़ा किला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनकी स्थापना के अनुसार प्रारंभ से अंत के क्रम में सजाइए। देखिए, भारत में शिक्षा की शुरुआत होती है ब्रिटिश एजुकेशन 1854 से, जब चार्ल्स वुड डिस्पैच इंडिया में आता है तब। और चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है, उसके बाद से एजुकेशन के सेक्टर में नए नए इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाए जाते हैं। और उसी क्रम में 1857 आता है तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनना शुरू होती हैं। सबसे पहले बनी हमारे पास कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1857 में
24 जनवरी को। ठीक, अब इसको क्या करना है, इनको भी अरेंज करना है, तो पहले इनका डेट देख लेते हैं। बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय है, दैट वाज इन 1916 on 4th February. Next, Delhi University in 1922 on 1st May. Then Sagar, ये है 1946 18th जुलाई। ये सागर विश्वविद्यालय है। अब पूछा है कि इसको अरेंज कर दीजिए फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? कलकत्ता, ये 1 कलकत्ता सबसे पहले आएगा, और कलकत्ता क्योंकि वो 1857 का है, उसके बाद आएगा बनारस, और उसके बाद दिल्ली, और उसके बाद सागर। इसका मतलब क्रम से लगे हुए 1 2 3 4, उसी क्रम में लगे हुए हैं 1 2 3 4। ये है इसका करेक्ट ऑर्डर। याद रखिएगा कि भारत में जो शिक्षा शुरू हुई उसमें सबसे पहले कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी, और उसके जस्ट बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही बनाए गए थे। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी सबसे पुराना है, जो 24 जनवरी 1857 को स्थापित हुआ। नेक्स्ट, इन 1915 में काबुल में अंतरिम सरकार बनाने वाले राजा महेंद्र प्रताप कहाँ के राजा थे? देखिए, जब इन द लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जितनी भी गतिविधियाँ हो रही थी सब पर अंकुश लगा दिया कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर, जो हमारे बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे तो वहाँ उन्होंने छापा डाल करके उनको अरेस्ट कर लिया गया, किसी को फांसी दे दी गई, कोई जेल में चला गया, रास बिहारी बोस यहाँ से जापान की ओर चले गए, और कुछ लोगों ने जैसे हमारे वो पुडुचेरी में चले गए आश्रम बना करके। तो ऐसे बहुत सारे जहाँ पर क्रांतिकारी थे वो धीरे धीरे करके इधर से उधर तितर बितर हो गए। मूल बात ये थी कि फिर भारत में ब्रिटिश सरकार का विरोध करना बहुत मुश्किल हो गया, और इसी को देखते हुए क्रांतिकारियों ने भारत से बाहर जाकर के आज़ादी के आंदोलन को चलाने की कोशिश की, और इसी में 1915 में सबसे पहले वो कहाँ काबुल पहुँचे, और काबुल में एक सरकार बनाई, अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। उसके राष्ट्रपति थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, और उसी में प्राइम मिनिस्टर थे बरकतुल्ला साहब, जिनके नाम से भोपाल में यूनिवर्सिटी है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है। ठीक, अब जो राजा महेंद्र प्रताप थे ये हाथरस के राजा थे, मथुरा के पास हाथरस के राजा थे। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो राजा महेंद्र प्रताप थे वो कहाँ के राजा थे, तो वो हाथरस के राजा थे। हाथरस के राजा के रूप में उन्होंने काम किया। नेक्स्ट, अशफाक उल्लाह खान को किस केस के लिए फांसी दी गई? अशफाक उल्लाह खान को, देखिए हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में 20th सेंचुरी में एक फेमस घटना है जिसे कहा जाता है काकोरी। लखनऊ में जब आप जाएंगे तो लखनऊ स्टेशन से पहले ही आपको ट्रेन का एक स्टेशन मिलता है जिसका नाम है काकोरी। उसी काकोरी में आई थिंक 9 अगस्त 1925 को ये पता लगा कि ये एक खजाना अंग्रेज लेके जा रहे हैं। उसको लूटने की योजना बनाई, जिसमें चंद्रशेखर भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, और राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। इनमें से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, और उसके बाद अशफाक उल्लाह खान को फांसी दे दी गई। अशफाक उल्लाह खान को फांसी दे दी गई, और सैंडर्स की हत्या के कारण से भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और चटगांव के लिए आर्म रेडरी के लिए मास्टर सूर्यसेन को, सूर्यसेन जिनको मास्टर दा के नाम से जानते थे, और कानपुर का जो षड्यंत्र हुआ था उसके लिए जो क्रांतिकारी थे उस समय के क्या नाम है उसका, रास बिहारी और भगवती चरण बोहरा, इन सब को अरेस्ट किया गया। तो जब किसी को अरेस्ट किया जाता था तो एक ऐसा केस डेवलप किया जाता जिसे हम लोग उसी कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानते थे, जो उसको नाम दिए जाते थे जिस स्थान पर ये सब होते थे, जिस प्लेस पर। तो ये अशफाक उल्लाह खान को काकोरी केस के लिए फांसी दी गई। इनमें से कौन से स्वराज दल से संबंधित नहीं है? जैसा कि मैंने बताया अभी, 1923 में
स्वराज पार्टी की स्थापना की गई 1923 में, और इस स्वराज पार्टी में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल। अब हम लोग कहेंगे कि बाल गंगाधर तिलक उसमें नहीं थे। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी। 1 अगस्त 1920 को उनकी डेथ हो गई थी, वो उस समय उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो तो सवाल ही नहीं है कि स्वराज दल के मेंबर हो सकते थे। तो सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखते हैं, गलत जोड़ा पहचानिए। इसमें देखते हैं बायकॉम सत्याग्रह। बायकॉम सत्याग्रह केरल में हुआ, और इसमें जोड़ा पहचानना है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। बायकॉम केरल से संबंधित सत्याग्रह है, बारसाड कर्नाटक से नहीं है, बारसाड गुजरात से संबंधित है। चंपारण बिहार से है, बारदौली गुजरात से है। ये 1924-25 का है, बारसाड 1940 का है, चंपारण 1917 का है, बारदौली 1928 का है। तो ये जो बारसाड है ये सही उत्तर, सही जोड़ा नहीं है, तो ये गलत जोड़ा है। नेक्स्ट, पृथक पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किसने तैयार किया? इसको भी हम लोग पहले खूब डिस्कस किए हैं। आप 1930 में सबसे पहले 1930 में पाकिस्तान का विचार आया, लेकिन उसे पाकिस्तान नहीं कहा गया, उसको कहा गया कि एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री होनी चाहिए, एक सेपरेट मुस्लिम नेशन होना चाहिए। उसका विचार आया, और ये विचार किसके दिमाग में आया? मोहम्मद इकबाल जो कवि थे। मोहम्मद इकबाल जो कवि थे, वो अचानक से पाकिस्तान का राग अलापने लगे। कभी वो कहा करते थे, कभी वो ये कहते थे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जैसे ही उन्होंने एक सेपरेट मुस्लिम नेशन की बात कहना शुरू की, तो उन्होंने अपनी लिखी हुई लाइनों को भी बदल लिया, और वो कहा करते थे, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, मुस्लिम हैं हम, सारा जहां हमारा। जो कभी ये कहा करते थे हिंदुस्तान हमारा, अब वो कह रहे हैं कि सारा जहां हमारा। ठीक, तो उसी समय कवि सम्मेलन में लोग एक दूसरे से टकरार करते थे। हिंदुस्तान के बहुत सारे कवि थे, सुमित्रनाथ पंत थे, निराला थे, ये लोग अपनी कविताओं से जवाब दिया करते थे मन से। वो कहते थे, इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती की, कह करके सारा जहां हमारा, हम भी एक मिसरे में बात ख़त्म करते हैं, सारा जहां तुम्हारा पर हिंदुस्तान हमारा। तो इस तरह से वहाँ ऐसे टकराव होते थे। देखिए, जब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य दो अलग अलग डेवलप होते हैं, तो उसमें सबकी भागीदारी होती है। महिलाओं की भी भागीदारी होती है, बच्चों की भी होती है, साहित्यकारों की भी होती है, व्यापारियों की भी होती है, सबकी होती है। तो फिर एक ऐसा वो बनता है, माहौल बनता है, जिसमें धीरे धीरे करके लोग एक जगह से दो जगहों में बढ़ने लगते हैं। ठीक, तो जब इनका ये विचार आया, उसी विचार के ठीक 3 साल के बाद 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली ने एक विचार दिया कि जो सेपरेट मुस्लिम नेशन होने वाला है, उसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए। तो देखिए, मोहम्मद इकबाल ने एक स्वतंत्र राज्य की विचार प्रकट किया, और उस विचार को पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने दिया। और 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में 23 मार्च को मोहम्मद अली जिन्ना ने इस प्रस्ताव को टेबल्ड कर दिया, प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दिया, जिसका नाम था पृथक पाकिस्तान, और कहा कि हमको सेपरेट पाकिस्तान के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, और वो हम किसी भी कीमत पर मानेंगे भी नहीं उसके बिना। लेकिन जब जिन्ना ने यह प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव को तैयार करने वाले थे खली कुज़मा साहब। खली कुज़मा ने कहा था कि जो नया मुल्क होगा वो पाकिस्तान होगा, कैसे कैसे होगा। तो उसका जो प्रपोजल है, ड्राफ्ट है, वो तैयार किया खली कुज़मा ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो आप देखेंगे, एक ऑप्शन है भागीरथी,
आप ये याद रखिएगा, भागीरथी ऑप्शन में नहीं आएगा तो फिर हुगली आएगा। तो या तो भागीरथी आएगा या हुगली आएगा। और ये युद्ध होता है 23 जून 23 जून 1757 को हुआ था। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश कॉर्नवालिस। तो इस तरह से ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में जीत करके अंग्रेज़ों ने पहली बार भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश किया। प्रत्यक्ष रूप से भारत की राजनीति में पहली बार अंग्रेज़ों ने यहाँ पर प्रवेश किया, जो आगे उनका प्रवेश बढ़ता ही गया। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल की मृत्यु भारत में हुई थी? देखिए, कॉर्नवालिस भारत में पहले आया, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, और 1805 में कॉर्नवालिस फिर से आया। कॉर्नवालिस जब 1805 में फिर से आया तो जब वह बिहार की ओर जा रहा था तो रास्ते में गाज़ीपुर एक जगह है जहां वो बीमार हुआ, और बीमार होने के बाद उसकी वहां पर डेथ हो गई, और इसकी समाधि भी वहीं बनी हुई है गाज़ीपुर में। कॉर्नवालिस बहुत अच्छी समाधि बनी हुई है इसकी। ये बिहार जाते समय रास्ते में बीमार हुआ, वहाँ उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट, कौन सी घटना लॉर्ड डलहौजी से संबंधित नहीं है? देखिए, भारत में जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं उनमें डलहौजी ही ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनको बहुत कामों के लिए याद किया जाता है। और ये 1840 इनका जो टेन्योर है वो 1848 से लेकर के 1854 तक और 56 तक रहा है इनका टेन्योर। अब इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया? भारत में पहली रेलगाड़ी चली 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में, ठीक। 1854 में डाक तार विभाग की स्थापना की। 1848 में हड़प नीति प्रारंभ की, जिसमें सबसे पहले सतारा को उन्होंने हड़पा। पहली जनगणना का संबंध डलहौजी से नहीं है, क्योंकि पहली जनगणना 1872 में हुई थी और उस समय लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो। लेकिन ये जनगणना रेगुलर नहीं हो पाई, डिसकंटिन्यू कर दी गई, क्योंकि ये एक्चुअल में हो ही नहीं पाई ठीक से। तब असली जनगणना पहली 1881 में हुई और उस समय थे लॉर्ड रिपन। तो रिपन के समय पर हुई, तो इसलिए डलहौजी का संबंध पहली जनगणना से नहीं हो सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इनमें से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में काम किया है? देखिए, आज भी आपने देखा होगा हमारे कॉलेज में बीसी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बीसी होते हैं। बीसी यानी वाइस चांसलर। चांसलर कौन होता है फिर? चांसलर हम डिफेक्टो गवर्नर को ही चांसलर कहते हैं, और गवर्नर की पोस्ट उस समय अलग अलग प्रांत में होती थी। और इसके अलावा हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल होते थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यक्रम प्रारंभ हुए, जिन्हें वहाँ पर कुछ समय के लिए चांसलर घोषित किया गया। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान विभाजन की रेखा रेड क्लिफ की घोषणा कब की गई? नेक्स्ट, इसी में देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 6 जुलाई को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 1947 को पेश किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया, और 15 अगस्त 1947 से इसे भारत में लागू कर दिया गया, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को, ड्राफ्ट को। अब ये ड्राफ्ट लागू हुआ, लेकिन इसे एक्चुअल में 17 अगस्त 1947 से विभाजन रेखा के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि 15 अगस्त को जब लोग इधर से उधर जा रहे थे तो उस समय इसका डिक्लेरेशन नहीं किया गया था कि रेड क्लिफ ने ये लाइन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कहाँ कहाँ बनाई, ठीक। तो 17 अगस्त को कुछ लोगों को बताया गया कि जहाँ आप रह रहे हैं वो हिंदुस्तान है या फिर पाकिस्तान है। तो कुछ लोगों ने उसके बाद भी फेरबदल किए थे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम की कौन सी घटना में महिलाओं की भागीदारी व्यापक पैमाने पर देखी गई? सबसे पहले, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसको डिस्कस किया था, तो आप इसको ऐसे समझते हैं कि महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया 1920 में, तो
तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का बड़ा सफल हुआ, लेकिन महात्मा गांधी ने उसे हिंसक गतिविधियों के कारण से समाप्त कर दिया और घोषणा कर दी कि अब ये आंदोलन को हम लोग बंद करते हैं। इसके बाद 1930 में महात्मा गांधी का सबसे व्यापक आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये चलाया गया था। और इस आंदोलन की ख्याति भारत में नहीं पूरी दुनिया में थी, और इस पूरी दुनिया में इतनी ख्याति हुई कि महात्मा गांधी को 1930 में विश्व की तत्कालीन समय की और वर्तमान की भी सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका के कवर पर जगह मिली और उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। पहले उस अवार्ड को मैन ऑफ द ईयर कहते थे। जब चाइना में ये मुंगशुंगली को मिला, वो एक लेडी थी, चाइनीज़ डिक्टेटर, वो वहाँ पर शासक थे, उनकी वाइफ थी, उनको भी मिला था उनके हस्बैंड को, तो फिर उसको मैन ऑफ द ईयर नहीं कह सकते थे, इसलिए उसका नाम पर्सन ऑफ द ईयर करना पड़ा पुरस्कार का। और ये 1927 से शुरू हुआ था। सबसे पहले जेम्स लिंगबर्न को मिला था ये पुरस्कार, जो एक सोलो पायलट थे जिन्होंने ट्रांस अटलांटिक प्लेन को फ्लाई किया था। अटलांटिक को अकेले उन्होंने पार किया था प्लेन से उड़ करके पहली बार। उन्हें पहला टाइम मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 1927 में दिया गया। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा एक हिंदू विवाह का मान्य स्वरूप है? तो आप जानते हैं हिंदू विवाह में जितने भी मान्य स्वरूप हैं उसमें 4 मान्य हैं, 4 अमान्य हैं। तो इधर लिखते हैं मान्य, इधर लिखते हैं अमान्य। अमान्य में गंधर्व, असुर, राक्षस, पिशाच। मान्य में ब्रह्म, देव, आर्स और प्रजापत। तो इसमें पूछा है कौन सा हिंदू विवाह का मान्य स्वरूप है। तो देखिए, असुर मान्य नहीं है, गंधर्व मान्य नहीं है, राक्षस मान्य नहीं है, प्रजापत्य मान्य है ना। प्रजापत्य एक्सेप्टेबल मैरिज में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा मुगलकालीन प्रांत शाहजहां के समय मुगलों के पास नहीं था? देखिए, जब बाबर की डेथ हुई और उसने जो साम्राज्य हुमायूं को सौंपा और हुमायूं ने अकबर को सौंपा, तो अकबर ने पहले उसको प्रारंभिक रूप से 12 सूबे डिक्लेयर किए थे। उन 12 सूबों में अकबर ने 3 सूबे मिलाए थे, अहमदनगर, खानदेश और बरार। तो सूबों की संख्या बढ़ के हो गई थी 15। जब ये पीरियड शाहजहां का आया तो शाहजहां ने इसमें 3 सूबे और इंक्लूड किए, एक है कश्मीर, एक है थट्टा और एक है ओडिशा। तो सूबों की संख्या हो गई 18। अब औरंगजेब के समय पर इसमें 2 सूबे और ऐड किए गए, बीजापुर और गोलकुंडा। तो सूबों की संख्या हो गई 20। प्रश्न है कि शाहजहां के समय मुगलों के पास कौन सा सूबा नहीं था? सीरी शाहजहां के समय नहीं था, कश्मीर, थट्टा, उड़ीसा, ये तीनों ही शाहजहां ने जोड़े हैं, लेकिन सीरी को नहीं जोड़ा है। सीरी औरंगजेब के बीजापुर के पास का क्षेत्र था जिसे औरंगजेब के समय पर किया गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जिन्हें हम लोगों ने यूनिट 1 के लिए 100 क्वेश्चन का प्रॉमिस किया था और उसे डिटेल में डिस्कशन करने के लिए आपसे कहा था। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं जो सबसे ज़रूरी पार्ट है इस हमारे लेक्चर्स का, वो है मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश को लेकर के चाहे उसमें ट्राइबल फैक्टर्स हों, उनको लेकर के हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जो रोज़ सुबह आपको मिल जाएंगे 8 बजे लगभग। जब भी हमारी टीम उसको आपके लिए पहुँचाएगी तो आपको मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो MP के क्वेश्चन हैं उनका डिटेल डिस्कशन आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और याद रखिएगा कि चीज़ों को सही वे में पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना है। देखिए, कुछ लोग एग्ज़ाम को बहुत लाइटली इसलिए लेते हैं कि उनको लगता है कि सीटें कम हैं और हम कैसे कर पाएंगे, और ये बहुत लोग पहले से पढ़ रहे हैं वही कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप सटीक रूप से पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत कम समय में इस परीक्षा को पास कर लिया है। अभी चूँकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकट है तो हम लोग नियर है तो हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं, और जैसे ही हमको लगेगा और अगर आप लोगों को ऐसा लगे तो बताइएगा कि फिर हम लोग मेंस के लिए इसमें डिस्कशन शुरू करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट।